हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम कर रहे थे पॉलिटी के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार हमको संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं और हमने आर्टिकल नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्यों इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32 में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, पूरा हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 32 हमें कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है हमें आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं भी एक फंडामेंटल राइट यानी कि स्वयं भी एक मूल अधिकार है। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, ये उन सब को प्रोटेक्ट करता है, उन सब को लागू कराने के लिए काम कौन करता है, आर्टिकल नंबर 32। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसीलिए हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। जब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा देख लेंगे। संविधान की आत्मा जब आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका होगा प्रस्तावना। ओके, जब आपसे नॉर्मली पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है संविधान की आत्मा, उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, आत्मा कहा है। ओके, ये क्या है, संविधान की आत्मा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, संविधान की आत्मा। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा बताया है। और बिना किसी का नाम लिए अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा प्रस्तावना। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संविधान की आत्मा बताया है और बिना किसी का नाम लिए अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा प्रस्तावना। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने भी प्रस्तावना को कहा है। यानी कि संविधान की आत्मा पूछेगा तब भी आपका आंसर प्रस्तावना होगा, ठाकुर भार्गव दास के अकॉर्डिंग पूछेगा तब भी आपका आंसर प्रस्तावना होगा। इसके अलावा जब अंबेडकर साहब का नाम लेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 32। ओके, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 32 में बताया क्या गया है। आर्टिकल नंबर 32 में बताया हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हम अच्छे से समझ लेंगे, इसके कुछ सब क्लॉसेस दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1, आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 4। तो ये 4 क्लॉज करके इसके अदर आर्टिकल इसमें दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 32। इनको अच्छे से समझना आवश्यक है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से आप ये 4 आर्टिकल आपको समझना आवश्यक है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 का 1 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1 हमसे कहता है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हमसे छीनता है, तो हम इसको प्रवर्तित कराने के लिए या फिर लागू कराने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स, इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं FR का मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। FR का उल्लंघन होने पर
सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तित कराने का अधिकार, कराने का अधिकार, ये कहता है हमसे आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1। आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1 हमसे कहता है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो हम इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई लोक अधिकारी, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, हाई कोर्ट नहीं जा सकते? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उतना वो सक्षम ना हो, उतना पैसा, उतना मनी उसके पास ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट अपना केस डाल सके, तो क्या वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता? तो इसका आंसर है यस, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग आर्टिकल दिया गया है। यहाँ लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट से प्रवर्तित करा सकते हैं। ओके, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 226 में कहा गया है, 226 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 32 के क्लॉज 2 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 32 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए क्या करेगा, 5 तरह की रिट जारी करने की उसके पास शक्ति होगी। रिट आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी 5 तरह की रिट होती हैं, वो सारी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो आपके लिए जारी कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार रखता है। जब भी वो फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित कराएगा तो उसके पास अधिकार है कि वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ऐसे ही हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, उसके पास भी अधिकार है आर्टिकल नंबर 226 में। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3। आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि संसद जो होती है, अगर वो चाहे तो ये फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तित करने का अधिकार हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा अदर जो न्यायालय होते हैं उनको भी दे सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3 हमसे कहता है संसद, आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3 संसद को शक्ति देता है। संसद को यह शक्ति है कि वह अन्य न्यायालय जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको भी, अन्य न्यायालय को विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ओके, तो ये संसद की पास अधिकार है। संसद को ये अधिकार है कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट को भी
एक विधि बनाकर, ऐसे ही नहीं, एक विधि बनाकर उसको रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ओके, इसके अलावा आपका एक और आर्टिकल रह गया, आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 4। आर्टिकल नंबर 32 के क्लॉज 4 में क्या कहा गया है? क्लॉज 4 में कहा गया है कि यदि संविधान में कहीं और प्रावधान नहीं किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 4 हमें बताता है कि संविधान में अन्यत्र अन्य कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है नहीं किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स निलंबित नहीं हो सकती। ओके, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 1 हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहाँ पर अपना केस दायर कर सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। दूसरा है हमारा आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 2। इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है 5 तरह की रिट जारी करने की। 5 तरह की रिट क्यों जारी करेगा? क्योंकि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराएगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, और इसके अलावा हाई कोर्ट भी शक्ति रखता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। इसको याद रखेंगे अच्छे से। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 3। इसमें संसद को शक्ति दी गई है कि वो किसी अन्य न्यायालय को भी एक विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। यानी कि जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको भी ऐसी शक्ति संसद चाहे तो दे सकती है कि वो भी रिट जारी करें और मूल अधिकारों को प्रवर्तित करा सकें। इसके अलावा हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 का क्लॉज 4। इसमें कहा गया है कि संविधान में अगर कहीं और ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है तो मूल अधिकारों को हम निलंबित नहीं कर सकते, यानी कि मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। अब इसमें हम देख लेंगे मूल अधिकार निलंबित कब कब होते हैं। तो दो आर्टिकल हैं इम्पॉर्टेंट, उनको याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूल अधिकार कब कब निलंबित हो सकते हैं। अब हम देख लेंगे फंडामेंटल राइट कब कब निलंबित हो सकते हैं। हमारे मूल अधिकार, ऐसी कौन सी दशाएं हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जबकि फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको आप याद रखें। आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल नंबर 358 और दूसरा है आपका आर्टिकल नंबर 359। इन दोनों आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे कैसे आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 358 में कहा गया है कि जब आपातकाल कब कब होता है? युद्ध, अशांति या फिर बाह्य आक्रमण जो होता है उसकी स्थिति में आर्टिकल 352 जब लगता है, यानी कि आपातकाल के समय 352 में क्या दिया गया है? आपातकाल। तो उसके समय आर्टिकल 19 में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वो सभी स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये हमें बताया गया है आर्टिकल 358 में। यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 के समय जब आपातकाल चल रहा होगा, यानी कि आपातकाल लागू होगा, तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 के सभी फंडामेंटल राइट्स स्वतः निलंबित हो जाते हैं। स्वतः निलंबित। जब भी आपातकाल की कंडीशन होगी, हमारे देश में आपातकाल लागू होगा, तो फिर फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित किए जा सकते हैं। आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते
कि हमारा तो घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमको आर्टिकल नंबर 19 में, वो सभी निलंबित हो जाती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है। 359 में कहा गया है कि आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति है उसको शक्ति है कि वो अधिसूचना जारी करके तो भी फंडामेंटल राइट्स को चाहे सीमित कर सकता है। ओके, इसमें देख लेंगे हम आर्टिकल 359 में आपातकाल के समय, ये भी आपातकाल के समय की ही बात हो रही है। आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अधिसूचना जारी करके आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके फंडामेंटल राइट्स, किसी फंडामेंटल राइट या सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ओके, तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है कि वो अधिसूचना जारी करके फंडामेंटल राइट, किसी भी एक फंडामेंटल राइट या सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे आप, एक बात नोट डाउन कर लेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का अधिकार रखता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। ओके, तो आर्टिकल 358 में हमें बताया गया है कि आपातकाल के समय आर्टिकल 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सभी निलंबित हो जाती हैं स्वतः ही। आपातकाल लगते ही हमारी सारी स्वतंत्रताएं जो आर्टिकल नंबर 19 में दी गई हैं वो सब निलंबित हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 359 के में बताया गया कि कैसे हो सकता है हमारी फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। तो इसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो किसी फंडामेंटल राइट या सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट में मैंने आपको लिखी है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का निलंबन कब कब हो सकता है। इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपने पढ़े, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट के निलंबन के बारे में इनमें बताया गया है। अब हम पढ़ लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो रिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो वो 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। वो कौन कौन सी रिट हैं, उन रिट का क्या मतलब है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम उन इम्पॉर्टेंट रिट्स को देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो रिट कौन कौन सी हैं। 5 तरह की रिट होती हैं, कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। चलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देती हूँ, और दोनों में ही आपको नाम याद रखना है क्योंकि इंग्लिश वाले शब्दों का प्रयोग हिंदी में लिखकर पूछ लेता है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो रिट हमारे पास 5 तरह की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, ऐसे ही हाई कोर्ट भी वही रिट जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी रिट हैं उन्हें अच्छे से देख लेते हैं। रिट होती है हमारे पास 5 प्रकार की। कौन कौन सी रिट होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम कहते हैं हैबियस कार्पस, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस तो पहली रिट है हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा है आपका परमादेश, इसको हम कहते हैं मैंडामस। ओके, दूसरा है हमारे पास प्रतिषेध,
प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास उत्प्रेषण। इसे हम कहते हैं सर्ट्युरारी। नेक्स्ट है हमारे पास अधिकार प्रक्षा। प्रक्षा इसे कहते हैं इंग्लिश में क्यो वारंटो। क्यो वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट हमें बताई गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये कौन कौन सी रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। इनके हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबियस कार्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन एंड उत्प्रेषण को कहेंगे सर्ट्युरारी और अधिकार प्रक्षा क्यो वारंटो। अब हम समझ लेते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। तो हमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया गया है, मतलब जब हमें कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लेता है, कोई लोक अधिकारी हो या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। लोक अधिकारी मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि पुलिस वगैरह जब हमको गिरफ्तार करती है, या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हमें नॉर्मल घर में या कहीं भी कैद कर लेता है, तो हमारे पास अधिकार है। हमारे पास अधिकार ये दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा एक और कहेगा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत कीजिए। तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ। तो हम देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, इसका क्या मतलब होता है, ये रिट क्या बताती है। तो इसका मतलब होता है जब हमें या किसी व्यक्ति को कोई लोक अधिकारी या फिर कोई निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट व्यक्ति जब गिरफ्तार कर लेता है या फिर बंद कर लेता है, उसे कैद कर लेता है, तो उस दशा में ये रिट जारी की जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए, उसकी बॉडी को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि इसका मतलब सीधा सा होता है ब्रिंग द बॉडी, उसकी बॉडी को प्रस्तुत करो, सशरीर उसको प्रस्तुत करना है। इसमें किस किस को ये जारी की जा सकती है, किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो निजी व्यक्ति, एनजीओ और दूसरा है लोक अधिकारी। लोक अधिकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट वाले जो भी संस्थाएं होंगी या ऑफिसर्स होंगे, वो जब हमें, जैसे कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, हमें कैद कर लेती है, तो इस दशा में हमें ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि ब्रिंग द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उस दशा में अब वो व्यक्ति तो अपने मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन उसके कोई परिजन या फिर उसके कोई जानने वाले या दोस्त, कुछ भी लोग सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए केस दायर कर सकते हैं। तो उस दशा में सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। और ये नियम होता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये कहता है ब्रिंग द बॉडी। ये कोई निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है, जैसे कि कोई किसी ने हमें घर में कैद कर लिया है कि ये व्यक्ति, हम कोई ऐसा कार्य न कर दें, किसी हमारी गलत कार्य होने की वजह से हमें मतलब कैद कर दिया गया है हमारी घर में ही, तो हमारा कोई दोस्त जैसे कुछ वो केस कर देता है, तो उस दशा में भी सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह का रिट जारी कर सकता है हमारे लिए। और प्राइवेट व्यक्ति पर भी ये अप्लाई होता है। ओके, निजी व्यक्ति, एनजीओ या फिर लोक अधिकारी, ये दोनों के खिलाफ ही ये हैबियस कार्पस वाली रिट जारी की जा सकती है। दूसरा हमने देखा, दूसरी रिट क्या थी हमारी? परमादेश। परमादेश, परमादेश यानी कि मैंडामस। मैंडामस क्या कहता है? परमादेश का मतलब क्या है? परम आदेश। परम आदेश यानी कि कोई व्यक्ति, कोई लोक अधिकारी जिसे इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि इसका मतलब सीधा सा आप समझ सकते हैं, ये कहता है डू
ड्यूटी। परमादेश में क्या कहता है, डू योर ड्यूटी, यानी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई काम दिया गया है और वो अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, तो उस दशा में ये वाली रिट जारी की जा सकती है परमादेश, यानी कि परमादेश डू योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी पूरी करिए। ओके, तो ये वाली जो रिट होती है ये किस किस के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो ये रिट जारी की जा सकती है लोक अधिकारी, कनिष्ठ न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट, उसको जारी की जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, व्यक्ति, एनजीओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति होनी चाहिए, ऐसा एनजीओ होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट ने किसी काम को करने के लिए अधिकृत किया हो, यानी कि उन्हें कुछ काम दिया हो गवर्नमेंट ने करने के लिए और वो अपना काम ना कर रहे हों। यानी कि यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने अगर उन्हें किसी काम के लिए अधिकृत किया है और वो काम अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है, परमादेश, मैंडामस जारी कर सकते हैं डू योर ड्यूटी के लिए, क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि जैसे कुछ अधिकार, मुझे कुछ ऐसा काम दिया गया है जिसमें मेरे पास स्वयं के विवेक से निर्णय लेने की शक्ति है, यानी कि मुझे कहा गया है कि मैं गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसा योजना लेकर आऊँ या फिर उनके लिए कुछ धन से या फिर कोई ऐसा प्लान उनको प्रोवाइड कराऊँ जिससे कि उनको आर्थिक मदद हो पाए। तो ये तो मेरे विवेक पर छोड़ दिया गया है कि कौन गरीब है, तो ये मैं डिसाइड करूँगा कि कौन गरीब है और किसको ये लाभ मिलना चाहिए। तो इसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती कि अपनी ड्यूटी करिए, कोई अपना केस डाल दे वहाँ पर कि हम गरीब हैं और हमें ये नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि ये मेरे खिलाफ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये मेरे विवेक पर है कि कौन गरीब है, ये मैं डिसाइड करूँगा। तो इस कंडीशन में ये रिट जारी नहीं हो सकती, इसको भी याद रखेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने वो काम करने के लिए हमें बोला है सीधे सीधे और हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये रिट जारी की जा सकती है, परमादेश। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, इसका मतलब होता है रोकना, सीधे सीधे यही मतलब होता है इसका, रोकना। तो प्रोहिबिशन या रोकना, ये जो हमारी प्रतिषेध है ये किस किस पर लागू किया जा सकता है, ये लोअर कोर्ट को जारी की जा सकती है। लोअर कोर्ट हमेशा, जो अपर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को जारी करेगा, या फिर अर्ध न्यायिक जो न्यायालय होगा, अर्ध न्यायिक, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कनिष्ठ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायालय जो होगा, अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होंगी उनके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, प्रतिषेध। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ काम कर रही हैं और डिसीजन उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन काम अभी चल रहा है, पूरा डिसीजन नहीं हुआ है, तो उसमें काम को रोका जाएगा। इसके अलावा हमने आगे देखी थी उत्प्रेषण। अच्छा, प्रतिषेध में और उत्प्रेषण दोनों ही ये रिट ऐसी हैं जिसमें कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इसको भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ हमने दो रिट देखी जिनमें कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एक है हमारे पास प्रतिषेध और दूसरी है हमारी उत्प्रेषण। इन दोनों ही रिट के बारे में एक बात कॉमन है कि अपर कोर्ट जो होगा वो लोअर कोर्ट को जारी करेगा हमेशा, ठीक है। इसका मतलब होता है रोकना, मतलब जब लोअर कोर्ट काम कर रहा है लेकिन पूरा डिसीजन नहीं दे पाया तो बीच में ही उसे रोक दिया जाएगा, तो वो होगा हमारा प्रतिषेध। लेकिन उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण ये भी लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में निर्णय दिया जा चुका होता है, मतलब सब काम हो चुका है, उसके बाद उसे ठीक करना है हमें, तो उसके लिए हम, मतलब सब काम हो चुका है और उसके बाद हमें उसे ठीक करना है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसके लिए उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरारी रिट जारी की जाती है। और इसका मतलब क्या, ये भी तो लोअर कोर्ट को जारी की जा सकती है, लेकिन इसमें निर्णय दिया जा चुका होता है,
निर्णय दिए जाने के बाद ये भी किसको जारी हो सकती है? कनिष्ठ न्यायालय। ये भी किसको जारी हो सकती है? कनिष्ठ न्यायालय को जारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई निर्णय दिया जा चुका होता है न्यायालय के द्वारा, उसके बाद उसे हमें ठीक करने के लिए उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरारी जारी की जाती है। न्यायालय जब अपना निर्णय दे चुका होता है उसके बाद ये जारी की जाती है उसे ठीक करने के लिए, तो ये भी अपर कोर्ट जारी करता है लोअर कोर्ट के लिए, कनिष्ठ न्यायालय के लिए जारी करता है। इसमें क्या होता है कि केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमने एक रिट और देखी थी, उसका नाम था क्यो वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, इसका क्या मतलब होता है? अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, अधिकार प्रक्षा क्यो वारंटो जारी करता है। तो अधिकार प्रक्षा इसका मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, और किसके खिलाफ जारी होती है? लोक अधिकारी के खिलाफ। ओके, अधिकार प्रक्षा का मतलब है आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। दूसरा, ये किसके खिलाफ जारी होती है? तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि लोक अधिकारी के खिलाफ ये जारी होती है। तो आपने आज इन 5 रिट को देख लिया। कौन कौन सी रिट थी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली रिट थी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा था हमारे पास परमादेश यानी कि मैंडामस। तीसरी रिट हमने देखी थी प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड अधिकार प्रक्षा। तो ये हमारी 5 तरह की रिट हो गई। तो हमने आज आर्टिकल 32 को अच्छे से कंप्लीट डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।